आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 है पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 7 का, औरतों ने बदली दुनिया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 4th चैप्टर में हमें पढ़ा था असमानता लिंग के आधार पर, जबकि संविधान में भी दिया गया है समानता की जाएगी, उस लिंग के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ में वहाँ पर असमानता है। और आज यही इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से औरतों ने बदली दुनिया है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम काम का ही नहीं माना जाना है। यहाँ पर कुछ बताया इन्होंने, एक सेकंड। घर का काम काम का ही नहीं माना जाता है। यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में भी हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे, समझेंगे। कुछ ऐसे व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं, उनके बारे में भी इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बारे में ये बताया कैसे महिलाओं ने दुनिया को बदला है, कौन क्या काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे ये बताई गई एक्टिविटी है जो कि बच्चों को करने के लिए दी गई है। इससे यूपीएससी का कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही इन वीडियोस में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई हैं। जहाँ जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से निकलेगा, वो मैंने अलग से बता दिया है इसमें। ये दो महिलाएं हैं, यहाँ पर खेती कर रही हैं मेज भुट्टा। एक सर्वे यहाँ पे दिया है कि भारत के अंदर 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। 83.6% महिलाएं हैं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे को रोपना है, खरपतवार है और फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ये एक सर्वे के द्वारा पता लगाया गया है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना होता है, खरपतवार है, फसल काटना है, कुटाई करना है, ये सब शामिल होता है। लेकिन जब भी कृषि का नाम आएगा तब हमारी सोच सिर्फ एक पुरुष पर जाकर के, या किसान का नाम आएगा तो पुरुष पर जाकर के रुक जाती है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों का चित्र बनाया। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह से काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लेकर के यहाँ पे देखिए, इस परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान और तकनीकी विभाग की ज़रूरत होती है। लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ये सक्षम नहीं है, यहाँ पे समझा जाता है, समाज का एक पहलू है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवार भी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। समझना भी आवश्यक है, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया में दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होते हैं तो कभी ये हमारे मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर भी ऐसी ही नौकरी प्राप्त करने के लिए होता है। रूढ़ियों को तोड़ा जाना चाहिए। इसके बारे में क्या कहता है? रेल का एक इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा को रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। पहली महिला इंजन चालक हैं वे, उत्तरी रेलवे की हैं। इस धारा को इन्होंने बदला है। 27 वर्षीय महिला हैं जो कि पहली महिला इंजन चालक बनी। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया।
लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के काम में अनेक जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। अपना मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स और डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वे रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी यहाँ पे कहती है, मेरी चुनौतियों से खेलना पसंद है मुझे, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों का नहीं है, मैं उससे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के लिए अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों नहीं जीऊँ। ड्राइविंग हर्टे नीना ताल वुमेन्स फ्यूचर सर्विस से ये यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बताया, दबाव होता है जिससे अन्य उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस भी दी जाती है। आपको याद है कक्षा 6 की पुस्तक में हमने पढ़ा था, लड़कों के बचपन में उन्हें दूसरों के सामने रोने से चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि स्कूलों में बच्चों के जाने का एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है। अनुचित वह बात मानी जाती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, वह धारणा थी कि लड़कियां और औरत काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में से मिट्टी एकत्र करती रहती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चौक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में आ गए हम। शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गई। समाज जिन्होंने सभी का स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। उसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किए। स्त्रियों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए संघर्ष भी हुआ। फिर हम रामसुंदरी देवी 1800 की यहाँ पे कथा एक स्टोरी पढ़ेंगे, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक का नाम यहाँ पे आज भी है कि आमार जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रामसुंदरी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात को जाने के बाद भी काम लगी रहती थी। बीच में ही विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मैंने मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में वे स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही। ये उनका सपने के बारे में बताया है कि क्या उन्हें सपना आया था उस दिन और क्या ये यहाँ पे काम उन्होंने फिर कर लिया। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो मैंने पति को सब बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत जहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर से ले आना। पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैं चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा लिया। छुपाना भी एक बड़ा काम था क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। मुझसे भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता था मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती थी। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर के सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख गई। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया।
स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को स्वयं समय की स्त्रियों के बारे में जीवन में जानने का अवसर दिया। रामसुंदरी देवी अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों का विस्तार में लिखा। ऐसे भी दिन थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। वर्तमान समय में देखें तो शिक्षा और विद्यालय का स्तर क्या है, आज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विशाल विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, जानकारी का इस्तेमाल हम बातों को आकलन के लिए करेंगे। शिक्षित लोगों की संख्या निकालनी है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात निकालना है। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक है 40% शिक्षित थे। इसकी तुलना में लड़कियां देखें तो स्त्रियों का केवल 1.5% भाग ही शिक्षित था। और ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, ये भी हमारे एसडीजी गोल्स में दिया गया है। एसडीजी गोल 4 कहता है हमें क्वालिटी एजुकेशन देता है। 2011 की जब जनगणना हुई तो उसके अनुसार लड़कों और पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियां और स्त्रियों की संख्या यहाँ पे 65% हो गई। इसका आशय है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ये बताई गई है, विद्यालय छोड़ देते कुछ अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लड़कियां लड़कियां इसमें भी शामिल हैं। संभवतः आपने ऊपर की तालिका में यहाँ पर कुछ देखा है, इसके बारे में ये बताया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना भी और भी कम हो जाती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में बाहर लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य मुस्लिम समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष या और समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष के समय बिता पा रही हैं। दलित और आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीबी क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल हैं, न कि शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। इसी के लिए एक पहल यहाँ पर उठाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जो 2014 में शुरू की गई थी। अभियान के बारे में इसमें पता करना, ये यूपीएससी में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। महिला आंदोलन चला फिर, जब महिला और लड़कियों को पढ़ाने का और स्कूल जाने का अधिकार है, और जैसे कानून हिंसा और स्वास्थ्य है। यहाँ पे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें, कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं से एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाते हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभियान जो चलाया गया उसके बारे में ये दिया है कि भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप एक कानून भी बने हैं। 2006 में कानून बना कि जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यहाँ पर एक कानून बनाया गया। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिला के स्थान पर होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। उदाहरण की देखें तो 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1980 में नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई। कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं।
उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए, आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित मामलों का बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जागरूकता फिर यहाँ पे बढ़ाई गई। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के लिए पहुंचाते रहे। विरोध इसमें शामिल था जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा। महिला आंदोलन जैसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है, लोगों को ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि में असरकारक तरीके से यह काम करता है। बंधुत्व का यहाँ पे एक मुद्दा व्यक्त किया है कि न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों की ताज़ा करने, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती मोमबत्तियां उठा रही हैं। बस ये 4th चैप्टर में तो इसी के बारे में बताया।